So hello guys, welcome again to our class that is moisture physics. So today we are going to discuss our some next very important questions. So our chapter that is electromagnetic induction. Question number 19 तक हमने डिस्कस कर लिए थे. तो आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नोट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स. आज वाले क्वेश्चंस आरएल सर्किट के ऊपर बेस्ड हैं. देखो जैसा आपने आरसी सर्किट में पढ़ा था कुछ वैसा ही सिमिलर आरएल सर्किट में है. जैसा आप वहाँ पे कैपेसिटर की बात करते थे यहाँ पे आप जस्ट इंडक्टर की बात करते हैं. जैसा आप वहाँ पे 3 स्टेजेस की बात करते थे कुछ सिमिलर यहाँ पे भी हम 3 स्टेजेस की बात करते हैं. बस यहाँ पे वेरिएबल्स का थोड़ा सा डिफरेंस है. सो पहले हम 3 स्टेजेस की बात करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कस करेंगे. होपफुली आप सभी ने अभी क्वेश्चन 19 तक डिस्कस कर लिए होंगे. क्लियर है. सो देखेंगे पहला इनिशियल स्टेट में यहाँ पे वो क्या बोलता है. पहला मैं जो स्टेट लिखूंगा यहाँ पे ये मेरे पास इनिशियल स्टेट है. इनिशियल स्टेट में अगर आप फिगर बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा मैं एक बार बना दे रहा हूँ. यहाँ पे ये आपके पास बैटरी हो गया और ये आपके पास इंडक्टर हो गया. ठीक है, ये V हो गया और ये R हो गया और ये L हो गया आपके पास. अब देखो इनिशियल स्टेट का मतलब है यहाँ पे एट टाइम t इज इक्वल टू 0 की बात कर रहा है. एट टाइम t इज इक्वल टू 0 की बात हो रही है. कहने का मतलब ये है ये आपके पास एट टाइम t इज इक्वल टू 0 में जो करंट का वैल्यू आएगा वो 0 आएगा. देखो कैसे. देखो जब आप बात करते थे कैपेसिटर की, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता था वो चार्जेस की फॉर्म में स्टोर होता था. कुछ उसी तरीके से इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होगा वो किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में. और वो मैग्नेटिक फील्ड किसकी हेल्प से आता है, करंट की हेल्प से आता है. तो अगर आपके पास टाइम t इज इक्वल टू 0 में करंट ही नहीं आएगा तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर नहीं होगा. तो इस इंडक्टर का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है. और अगर ऐसा है तो आपके पास ये वाला इंडक्टर यहाँ से ब्रेक हो जाएगा. और अगर ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे जो मैं वैल्यू लिखूँगा वो आपके पास मतलब जो सर्किट बनाएंगे हम वो कुछ इस तरीके से बनेगा. क्लियर है. जिसको आप क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट बोलते हैं. मतलब इनिशियल स्टेट में सर्किट एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा. क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट एकदम. ठीक है भाई. तो अब ये बात हो गई इनिशियल स्टेट की. अब यहाँ से करंट जो है चलना स्टार्ट हो गया. अब टाइम t इज इक्वल टू 0 की बात हो रही है. अब जब ऐसा रहता है तो हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे बात कर रहा है. मतलब करंट जो है वो t इज इक्वल टू 0 के बाद है. मतलब यहाँ आपको यहाँ पे करंट जो है वो 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड मतलब कितने भी सेकंड के बाद n सेकंड के बाद पूछ सकता है. तो उस केस में जो करंट का वैल्यू आता है आफ्टर डेरिवेशन वो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ. वो आपके पास आता है I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ RT बाई L. ये आपके पास इसका वैल्यू है. अब ध्यान से देखो जब करंट चलना स्टार्ट हुआ तो इंडक्टर भी एक्टिवेट हो गया. इंडक्टर भी एक्टिवेट हो गया तो ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पे आपके पास ये इंडक्टर का वैल्यू आ रहा है L. क्लियर हो गया होगा. अब उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड और फाइनल स्टेट जिसको बोलते हैं फाइनल स्टेट मैं वो लिखूंगा या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसको स्टेडी स्टेट भी कह सकते हैं. ठीक है, ये स्टेडी स्टेट हो गया. अब स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे करंट चलना स्टार्ट हो गया है. इसके बाद ये मिड स्टेट आ गया. अब करंट चलता ही जा रहा है लेकिन एट टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे आपके पास फाइनल स्टेट आ जाएगा जिसको आप स्टेडी स्टेट बोलते हैं. तो मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो करंट का यहाँ पे वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम आएगा. देखो कैसे. देखो ऐसा है कि पहले 0 था, ओपन सर्किट था, उसके बाद ये एक्टिवेट हो गया. एक्टिवेट हुआ तो अब करंट बढ़ता जा रहा है, टाइम भी बढ़ता जा रहा है. लेकिन एक टाइम आएगा जब इस इंडक्टर का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा और उस वैल्यू के मैक्सिमम होने के बाद ये वाला सर्किट जो है वो कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा. मतलब यहाँ पे सिंपली एक वायर बन जाएगा. क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया. ठीक है, मतलब कहने का ये है इन केस ऑफ स्टेडी स्टेट जो करंट का वैल्यू आएगा इस बार वो मैक्सिमम आएगा. देख सकते हैं यहाँ से आप I इज इक्वल टू V बाई R कह सकते हैं आप या फिर I इज इक्वल टू ई नॉट बाई R. इसको भी I नॉट से रिप्रेजेंट कर लेंगे. तो ये मेरे पास मैक्सिमम करंट आएगा इन केस ऑफ स्टेडी स्टेट. मिड स्टेट में अगर आपको पूछता है किसी टाइम 2 सेकेंड 5 सेकेंड के केस में तो आपको ये वाला यूज़ करना है.
और फर्स्ट स्टेज की अगर बात करेगा तो आपको सिंपली ये वाला वैल्यू जो है ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये क्लियर होगा, तो वो करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थे हमारे पास 3 स्टेजेस। इसके ऊपर हम क्वेश्चन जो है वो 21 से डिस्कस करने जा रहे हैं। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21। देखेंगे भाई क्या बोल रहे हैं इसमें। दिया गया आपके सामने है क्वेश्चन। इसमें ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 1 हेनरी एंड रेजिस्टेंस 10 ओम इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंसलेस बैटरी ऑफ EMF 50 वोल्ट एट टाइम t इज इक्वल टू 0। मतलब इसमें आपको एक इंडक्टर दिया गया है जिसका वैल्यू 1 हेनरी दिया गया है, एक रेजिस्टेंस दिया गया है जिसका वैल्यू 10 ओम है, इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंसलेस बैटरी ऑफ EMF 50 वोल्ट। मतलब एक EMF दिया गया है, एक इंडक्टर दिया गया है, एक रजिस्टर दिया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सिंपली सर्किट बनाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। मतलब ये बैटरी हो गया, ये आपके पास यहाँ पे एक रजिस्टर हो गया जिसका वैल्यू भी आपको यहाँ से दे रखा है, और एक आपके पास इंडक्टर यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, ये मेरे पास एक इंडक्टर हो गया। क्लियर है। इसका वैल्यू आपका तीनों का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे। अगर मैं इसका वैल्यू लिखूंगा तो वो मेरे पास है 50 वोल्ट है, रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 10 ओम है, और इंडक्टर का वैल्यू भी यहाँ पे 1 हेनरी दिया गया है। सो आपको एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे बोला गया है। ये एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ध्यान रखें। अब उसके बाद आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रेट एट विच मैग्नेटिक एनर्जी इज स्टोर्ड in a coil to the rate at which energy is supplied by the battery at t is equal to 10 सेकेंड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दी इसने, एट टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड बोल दिया। आपको पहले मैंने बताया था, जब भी हमने स्टेट्स डिस्कस करी थी तो मैंने बताया था आपको, एक तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 रहता है, फिर उसके बाद करंट चलना स्टार्ट होता है, तो वो आपको किसी भी टाइम पे पूछ सकता है। मतलब आपको अब किसी 10 सेकंड पे निकालना है, और अगर किसी 10 सेकंड पे निकालना है तो वहाँ पे जो करंट का इक्वेशन था I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ RT/L, वो आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा। क्लियर है। तो हिंट दे दिया है। तो पहले आपको मैग्नेटिक एनर्जी लेना है, फिर आपको एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, दोनों का रेशियो निकालना है। तो पहले मैग्नेटिक एनर्जी की जब बात करी है, मैंने आपको पहले ही बताया जो जो क्वेश्चन में रिलेशंस आपको यूज़ हो रहे हैं, जो जो टर्म्स यूज़ हो रही है, उनके सारे रिलेशन आपको अच्छे से याद आने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन जल्दी से कर पाएंगे। तो बात मैग्नेटिक एनर्जी करी है, तो मैं सीधा यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखूंगा, हाफ ऑफ Li², यही है। क्लियर है। अब इसका रेशियो निकालना है किसके साथ, एनर्जी जो कि बैटरी सप्लाई कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा इसका, वो आएगा E इंटू आई। क्लियर है। सो इन दोनों का रेशियो निकालना है। और बात आगे करी उसने रेट की। जब बात रेट की करेगा तो मतलब आपको यहाँ पे du/dt करना होगा। अगर मैं du/dt करूँगा, इसका डेरिवेटिव करूँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा Li इंटू di/dt। क्लियर है। तो मतलब हमें इसका रेशियो निकालना है इसके साथ, और यहाँ से I कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगा L इंटू di/dt डिवाइडेड बाई E, ये बचेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ये di/dt है, L आपके पास गिवन है वैल्यू, लेकिन यहाँ पे di/dt है, मतलब वेरिंग करंट है टाइम के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास I का जो वैल्यू है हमें पता है वो क्या होता है, I का वैल्यू मेरे पास 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ RT/L। आप इसको ऐसा करिए, यहाँ पे T/टाउ लिख लीजिए, माइनस ऑफ, ये हो गया। ठीक है, T/टाउ हो गया यहाँ से। अब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो मैं di/dt करूँगा, तो जो डेरिवेटिव आएगा निकल के आई नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल ऐसे कैसा रहेगा, माइनस ऑफ T/टाउ मल्टीप्लाई 1/टाउ हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। ठीक है। और ये माइनस का हो जाएगा, तो मतलब जो वैल्यू आएगा आई नॉट ओवर टाउ इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ T/टाउ, ये वैल्यू आ गया। क्लियर है। तो ये मेरे पास डेरिवेटिव हो गया di/dt का, ध्यान रखेंगे। क्लियर है। अब आपको ये भी पता है कि जो पूरा टर्म है LdI/dt, ये वैसे VL के बराबर होता है। ठीक है। और आगे माइनस आता है,
ध्यान रखेंगे यहाँ पे ये जो बराबर आएगा टर्म किसके बराबर आएगा, ये माइनस का आएगा, ठीक है। तो अब ये मेरे पास ये वैल्यू आ गया है। अब आई नोट है यहाँ पे, आई नोट क्या होता है आपको पता है, यहाँ पे भाई कॉन्सेप्ट सारे पता होने चाहिए, तीनों स्टेजेस के बारे में एकदम क्लियर होना चाहिए। आई नोट मैंने बताया था मैक्सिमम करंट होता है जो कि आपको स्टेडी स्टेट में मिलता है। तो मैं यहाँ पे आई नोट का वैल्यू रखूँगा क्या, ई नोट बाई आर मल्टीप्लाई टाउ ई इज इक्वल एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ टी बाई टाउ हो जाएगा। अब हमें ये भी पता है कि जो टाउ का वैल्यू है वो क्या होता है, एल बाई आर होता है। तो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बचेगा मेरे पास टर्म ई नोट बाई एल हो गया, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ टी बाई टाउ हो गया। समझ आ गया होगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये ई नोट बाई एल हो गया, ये वाला टर्म आ चुका आपके पास डी आई बाई डी टी का। ये वाला डी आई बाई डी टी का वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे जो टर्म आएगा ये मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, ई नोट बाई एल एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ टी बाई टाउ। अब यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई में एल था और डिवाइडेड बाई ई है, ठीक है। अब ये ई से ई कट जाएगा और एल से एल कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो रिजल्ट बचेगा ई पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ। ये आपका रेशियो आ गया भाई दोनों का, ठीक है। इसको आप आगे कुछ और एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे कि माइनस ऑफ टी इंटू टाउ का वैल्यू पुट करेंगे आप यहाँ पे, तो जो वैल्यू आएगा मेरे पास आर डिवाइडेड बाई एल। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बात करी गई है कि आपको t इज इक्वल टू 10 सेकेंड के लिए निकालना है। दूसरा यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस भी दिया गया है 10 ओम और इंडक्टर भी दिया गया है 1 हेनरी। समझ आ गया होगा। सो इसके बाद आप यहाँ पे ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, माइनस ऑफ 10 मल्टीप्लाई आर का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 10 हो गया, और एल का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 हो गया। सही है, ठीक है भाई। टी का वैल्यू आपके पास 10 सेकेंड पे निकालना था, आर का वैल्यू हमें 10 ओम गिवन है डिवाइडेड बाई 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा। और ये जो माइनस था आगे, इसका जो हमने डेरिवेटिव करके माइनस लगाया था, माइनस ऑफ 1 बाई टाउ। अब क्योंकि वो माइनस आगे आपके पास ये किसके बराबर होता है, वी एल माइनस का होता है। सो आप वहाँ से माइनस जो है वो बैलेंस हो जाएगा। सो इसका जो रेशियो निकल के आएगा वो यही निकल के आएगा। इसको आप सॉल्व कर लें खुद से, जो भी वैल्यू आएगा इसका, यही हमें कैलकुलेट करना था। इसके बाद आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 22 से। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22। देखेंगे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपको 3 स्टेजेस के बारे में ही कैलकुलेट करना है। देखो, ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 2 हेनरी एंड रेजिस्टेंस 10 ओम आर इन सीरीज सर्किट with an open key and a cell of constant 100 volt with negligible resistance. At time t is equal to 0, a key is closed. So find the time constant, steady current and current in the circuit at t is equal to 1 second। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तीनों स्टेजेस के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे पहले बोला उसने एट टाइम t इज इक्वल टू 0 है, उसके बाद हम की को क्लोज करते हैं। तो जब ऐसा होता है तो उस केस में टाइम कॉन्स्टेंट क्या आएगा, और की क्लोज हो जाएगी तो वहाँ पे एट टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, तो वो स्टडी करंट हो गया। और जब की क्लोज करने के बाद 1 सेकंड बाद कितना करंट उसमें फ्लो करेगा, ये तीनों चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी हैं। तो बड़ा सिंपल है, ये आपके पास इसका वैल्यू दिया गया है, एल का वैल्यू 2 हेनरी दिया गया है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले जो भी गिवन टर्म्स हैं। सो रेजिस्टेंस का वैल्यू मेरे पास 10 ओम दिया गया है, और आपके पास यहाँ पे ई का वैल्यू 100 वोल्ट है। समझ आ गया होगा सभी को, बड़ा सिंपल है। अब आपको टाइम कांस्टेंट निकालना है। टाइम कांस्टेंट मतलब आपको टाउ निकालना है यहाँ पे, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एल बाई आर। एल भी दिया है आपके पास, एल दे रखा है 2 दिया है, और आर कितना दिया है, ये 10 दिया है, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और आपके पास उसके बाद स्टडी करंट निकालना है। स्टडी करंट मतलब क्या होता है, स्टडी करंट मतलब होता है आपके पास एट टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और आपको बताया था
स्टेडी करंट के केस में t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, जिसको कि आप यहाँ पे आई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। सो ई नॉट बाई आर हो जाएगा यहाँ पे, और ई नॉट बाई आर का वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ पे 10 ये 100 दिया है और ये 10 दे रखा है भाई, ठीक है। तो आई नॉट का वैल्यू जो आया मेरे पास ये हो गया मेरे पास आई नॉट इज इक्वल टू 10 एम्पियर। ये मेरे पास इसका करंट आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गया, ये मेरे पास टाउ का वैल्यू आ गया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। और थर्ड स्टेज में आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, थर्ड स्टेज में आपको करंट कैलकुलेट करना है टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। मतलब ना तो जीरो पे है, ठीक है, मतलब ना तो की ओपन करी हुई है और ना ही एकदम बिल्कुल फाइनल स्टेट पे है, ये किसी मिड स्टेट में है। तो मैं यहाँ पे जो करंट का वैल्यू निकालूंगा वो क्या लिखूंगा, 1 माइनस ऑफ आर टी डिवाइड बाई एल। सो यहाँ पे आप आई इज इक्वल टू आई नॉट का वैल्यू भी लिख सकते हैं, ई नॉट बाई आर, ठीक है। वैसे आपने निकाल लिया ऑलरेडी, आई नॉट का वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया, तो यहाँ पे सीधा आप 10 ओम रख देंगे और 1 माइनस आर का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 10 दिया गया है, 1 पे आपको निकालना है और आपको एल का वैल्यू पता है, तो ये इतना आ जाएगा मेरे पास। इसका वैल्यू सोल्व करके जो आया है मेरे पास ये वाला है, आई नॉट का वैल्यू कितना है 10, 1 माइनस ई का वैल्यू -5। इसको आप भाई खुद से सॉल्व करेंगे। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे आर का वैल्यू 10 ओम था और एल का वैल्यू 2 था, ठीक है। ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन था, कैलकुलेट करना था। इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23। देखेंगे क्या बोल रहे हैं इसमें, अच्छा क्वेश्चन है भाई। 3.56 इंडक्टर इज प्लेस्ड इन सीरीज विद ए 12.8 ओम रजिस्टर एंड EMF ऑफ 3.24 वोल्ट इज देन सडनली अप्लाइड अक्रॉस RL कॉम्बिनेशन। मतलब आपको बोल रहा है कि आपके पास एक 3.56 हेनरी का इंडक्टर है जिसको आपने सीरीज के साथ, मतलब सीरीज में इतने रजिस्टर के साथ कनेक्ट करा है, और आपको एक EMF भी दिया गया है 3.24 वोल्ट का, जो कि सडनली अप्लाइड करा गया अक्रॉस RL कॉम्बिनेशन। मतलब जो सर्किट बनेगा वो सिंपल सर्किट बने, बेसिक सर्किट बनेगा, वो कुछ इस तरीके का होगा। मतलब ये हो गया, ये मेरे पास एक सर्किट हो गया। इसका जो वैल्यू है ये मेरे पास दिया गया 3.24 वोल्ट दिया गया है, और रजिस्टर दिया गया है मेरे पास 12.8 ओम का, और यहाँ पे एक इंडक्टर दिया गया है जिसका वैल्यू कितना है यहाँ पे 3.56 हेनरी। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, एट 0.278 सेकेंड आफ्टर द EMF इज अप्लाइड व्हाट इज द रेट एट विच एनर्जी इज बीइंग डिलीवर्ड बाय द बैटरी। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बोला है, एट 0.278 सेकेंड, मतलब सर्किट के स्टार्ट होने के बाद एट टाइम t इज इक्वल टू 0 के बाद ये कुछ बीच का स्टेज आ रहा है, ठीक है। मतलब ना तो ये इनिशियल स्टेट है ना ही ये फाइनल स्टेट है। तो इस केस में हम जो करंट का वैल्यू यूज़ करेंगे वो आपके पास I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ RT डिवाइड बाई L। ये वाला कंडीशन इसमें यूज़ होगा, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, यहाँ पे आपको निकालना है कि कितने रेट के ऊपर आप एनर्जी जो है वो अप्लाई करेंगे बैटरी के थ्रू। अब एनर्जी पर यूनिट टाइम की बात हो रही है, क्योंकि ये रेट क्या हो गया आपके पास, टाइम हो गया, और यहाँ पे बात एनर्जी की हो गई। मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा पावर का, P इज इक्वल टू ई इंटू आपके पास आई हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया। अब यहाँ पे आपके पास P इज इक्वल टू ई इंटू आई है, तो फिर से मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ RT डिवाइड बाई L हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं इसको, आई नॉट का जो वैल्यू रहता है वो क्या रहता है, ई नॉट बाई आर रहता है। तो मतलब ये ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ RT डिवाइडेड बाई L हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास पावर, ठीक है। पहले वाला फर्स्ट पार्ट हो गया। मतलब E का वैल्यू आपको दे रखा है, देखो E का वैल्यू आपको दे रखा है कितना है, ये है 3.24 वोल्ट। अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे तो वैल्यू आएगा 3.24 का स्क्वायर। R का वैल्यू कितना है यहाँ पे,
आर का वैल्यू है मेरे पास 12.8 ओम, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ आर का वैल्यू फिर से आप पुट करेंगे 12.8 मल्टीप्लाई टी का वैल्यू कितना है, देखो टी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0.278 सेकेंड पे निकालना है, तो 0.278 सेकेंड डिवाइडेड बाई एल, एल का वैल्यू कितना है यहाँ पे, ये है, ये दिया गया है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करिए, कैलकुलेशन करिए, जैसे भी करिए, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगा पावर का, ठीक है। पहला पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अब आ गया था आपके पास एट फिर से 0.278 सेकेंड पे एट व्हाट रेट इज एनर्जी अपीयरिंग एज थर्मल एनर्जी। देखो थर्मल एनर्जी का मीनिंग रहता है यहाँ पे हीट, मतलब हीट की फॉर्म में जो एनर्जी डिसिपेट होगी जब ये सर्किट चलना स्टार्ट होगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर भी लगा है, इंडक्टर भी लगा है, तो कुछ ना कुछ हीट की फॉर्म में जो आपके पास एनर्जी जो है वो अपीयर होगी, वही आपको निकालना है। तो आपको याद होगा इसका जो फॉर्मूला रहता है वो आई स्क्वायर इंटू आर रहता है। तो मैं इसको फिर से P1 लिख लें, चाहे P2 लिख ले, इसको आप P2 लिख लीजिए, आई स्क्वायर बाई आर है। आई स्क्वायर का वैल्यू अब मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, फिर से आई स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास ई नॉट स्क्वायर बाय, पहले मैं इसको लिखूंगा आई नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ आर टी डिवाइड बाई एल का स्क्वायर मल्टीप्लाई आर हो जाएगा। सो आगे इसके बाद लिखेंगे, अब आई नॉट स्क्वायर का वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू आएगा इसका ई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ आर टी डिवाइड बाई एल मल्टीप्लाई आर, ये आर से आर कटेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगा वो मेरे पास आ जाएगा P2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई आर इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी डिवाइड बाई एल का स्क्वायर। अब इसमें आप वैल्यू रखेंगे तो आपके पास P2 का वैल्यू निकल के आ जाएगा, मतलब आपका सेकंड पार्ट भी यहाँ से सॉल्व हो गया। क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया। पहले जो 2.78 सेकंड के बाद ईएमएफ ने जब हमने ईएमएफ अप्लाई करा तब हमारे पास कितनी एनर्जी जो है वो बैटरी के थ्रू डिलीवर हुई, बैटरी के थ्रू हो गया, मतलब सर्किट चल पड़ा। उसके बाद कितनी एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में निकल गई। अब तीसरे पार्ट में बोल रहा है कि आपको कितना रेट जो है, कितने रेट पे एनर्जी स्टोर हुई होगी, ठीक है। देखो इंडक्टर का मेनली काम क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करना, ठीक है। अब जब सर्किट चला तो पहला पार्ट आ गया और उसके फॉर्म में कुछ हीट की फॉर्म में निकल गई, और बाकी जो बची कुची होगी वो इंडक्टर स्टोर कर लेगा। तो जो बची कुची होगी वो क्या होगी आपके पास, वो आप इसमें से ये वाली वैल्यू जो है वो माइनस कर देंगे, तो आपका थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे मैं इसको P1 दे रहा हूँ, ये P2 हो गया। थर्ड वाला जो होगा मेरे पास P नेट, जिसको मैं लिखूंगा वो P1 माइनस P2 हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया भाई। बैटरी से चलना स्टार्ट हुआ तो सर्किट, ठीक है, स्टार्ट करा, उसके बाद हमने P1 निकाल लिया, फिर जो एनर्जी की फॉर्म में निकली फिर हमने वो माइनस करके उसमें से पहले वाले में से वो नेट जो एनर्जी स्टोर्ड होगी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। क्लियर है, इसके बाद बड़े क्वेश्चन नंबर 24 पे। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24। देखेंगे क्या बोल रहे हैं इसमें, एन इंडक्टर विद एन इंडक्टेंस ऑफ 2.50 हेनरी एंड ए रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी विद एन ईएमएफ ऑफ 6 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, आपके पास एक इंडक्टर दिया गया है, मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ, ये मेरे पास कुछ इस तरीके से ये इंडक्टर हो गया, ठीक है, जिसका वैल्यू दिया गया है 2.50 हेनरी, और एक रेजिस्टेंस लगाया गया है, उसको सीरीज़ में कनेक्ट करा गया है कुछ इस तरीके से, जिसका वैल्यू दिया गया है, ये मेरे पास इसका वैल्यू दिया गया 8 ओम, ठीक है। ये कनेक्टेड करा गया विद एन ईएमएफ ऑफ 6 वोल्ट बैटरी, मतलब ये कुछ इस तरीके से
ये 6 वोल्ट बैटरी के कनेक्ट करा गया है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, एक तो इनिशियल रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट कैलकुलेट करना है। देखो इनिशियल की बात कर रहा है और यहाँ पे बात रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट की भी कर रहा है, मतलब आपको करंट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है और इनिशियली निकालना है, मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे निकालना है। समझ आ गया होगा, मतलब मेरे को यहाँ पे di/dt निकालना है और एट t इक्वल टू 0 पे निकालना है। क्लियर है, समझ आ गया होगा। तो अब कैसे निकालेंगे, देखो आपको पता है यहाँ पे E इज इक्वल टू एल di/dt होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे E/L इज इक्वल टू di/dt कर दूँ तब भी आ जाएगा। लेकिन उसने यहाँ पे एक और बात बोली है, इनिशियली मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू 0 का यूज़ करना है आपको यहाँ पे। तो इसके लिए आप ध्यान से देखिए, इसका अगर हम यूज़ करेंगे, ध्यान से देखो, इसके क्रॉस और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे भी कितना होगा, 6 होगा और यहाँ पे 0 होगा। समझ आ गया होगा, क्लियर है, ठीक है। मतलब इसका जो वैल्यू है आपके पास ये किसके बराबर आ रहा है, मैं जो लिखूँगा इसका वैल्यू, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये किसके बराबर आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास L इंटू di/dt प्लस इसका जो वैल्यू है ये मेरे पास I इंटू R हो गया, इसका वैल्यू ये वाला, ठीक है भाई, समझ आ गया होगा। L di/dt प्लस R के क्रॉस होगा ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और ध्यान से देखो ये मेरे पास E है, तो अब वो क्या बोल रहा है, इनिशियली बोल रहा है, मतलब ये वाला टाइम एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये करंट 0 हो जाएगा। सो E इज इक्वल टू एल di/dt। देखो बात वहीं आ गई है, ठीक है, बात वहीं आ गई है आपके पास। I का वैल्यू हमने 0 रखा है, सो E/L इज इक्वल टू di/dt आ जाएगा। अब आपको E दिया है, ठीक है, E का वैल्यू आपको दे रखा है 6 वोल्ट, सो ये 6 है डिवाइड बाई L कितना है, ये 2.50 है। समझ आ गया होगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास di/dt आ जाएगा निकल के, क्लियर है, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। यहाँ से सेकंड पार्ट में देखेंगे क्या कैलकुलेट करना है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपको बोल रहा है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट एट इंस्टेंट व्हेन करंट इज 0.500 एम्पेयर। अब यहाँ पे फिर से आपको रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट ही कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट एट एन इंस्टेंट, उस टाइम पे जब करंट का वैल्यू 0.500 एम्पेयर है, ठीक है। मतलब उस इंस्टेंट पे जब उसका वैल्यू 0.500 एम्पेयर दिया गया, मतलब यहाँ पे di/dt ही निकालना है, मतलब उस इंस्टेंट पे निकालना है जहाँ पे इसका वैल्यू ये हो, और मतलब आपको वो चीज़ कैलकुलेट करनी है, वो फॉर्मूला निकालना है, वो रिलेशन बनाना है जिससे आप ये वाला वैल्यू उठा के उसमें पुट कर सकें। देखो ये इक्वेशन है हमारे पास, हमें di/dt निकालना है। सो मैं यहाँ से ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, समझ आ गया होगा। सो E माइनस IR हो गया। देखो I हमने चाहिए था, किसी इंस्टेंट पे चाहिए था, तो हम I का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। E का वैल्यू हमें पता है 6 माइनस 0.500, R का वैल्यू कितना है यहाँ से, R का वैल्यू 8 है, डिवाइडेड बाई L का वैल्यू कितना है यहाँ पे, L का वैल्यू मेरे पास 2.50 है। समझ आ गया होगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कैलकुलेशन है। ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब आगे थर्ड पार्ट देखेंगे आप। थर्ड पार्ट देखेंगे क्या बोल दे रहे हैं इसमें, करंट 0.250 सेकेंड आफ्टर द सर्किट इज क्लोज्ड। अब सर्किट क्लोज हो गया है, ठीक है। सर्किट के जब क्लोज होने के बाद जब करंट उसमें चलना शुरू हुआ, करंट बैठना शुरू हुआ, तो उसके 0.250 सेकेंड के बाद कितना करंट आया। जब ऐसा कंडीशन आता है तो आपको मैंने बताया है कि आप सीधा सीधा क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, I इज इक्वल टू I0 इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ RT डिवाइड बाई L यूज़ करेंगे। सारी वैल्यूज़ आपके पास पड़ी हैं, ठीक है। I इज इक्वल टू I0, इसको आप E0 बाई R लिखेंगे, इसको आप 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ R का वैल्यू भी आपको पता है यहाँ पे, R का वैल्यू कितना है यहाँ पे, R का वैल्यू 8 है। T का वैल्यू आपको बस निकालना है, जिस टाइम पे निकालना है 0.500
250 सेकेंड डिवाइड बाई एल पे निकालना। एल का वैल्यू कितना है, ये मेरे पास सॉरी आर का वैल्यू हो गया, हाँ, और एल का वैल्यू भी यही दिया गया है। ये आपके पास टाइम का वैल्यू हो गया और एल का वैल्यू भी यही है, सॉरी ये 2.50 है, ये आ गया। क्लियर है। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास करंट आ जाएगा इतने टाइम के बाद। और आपको फोर्थ पार्ट से बड़ा सिंपल है, कैलकुलेट करना है। फोर्थ पार्ट में आपको क्या कैलकुलेट करना है, स्टेडी करंट कैलकुलेट करना है, मतलब स्टेडी स्टेट के ऊपर आपको करंट कैलकुलेट करना है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ईजी है। सो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, ये ई नोट का वैल्यू आपको पता है कितना है, 6 है, और यहाँ पे आर का वैल्यू भी आपको पता है 8 है। तो ये वैल्यू बड़ा इजी हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया। तो ये वैल्यू आपका स्टेडी स्टेट में करंट आ जाएगा। फाइनल करंट जो आया है वो यही है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़े इजी क्वेश्चन है। अभी इसके बाद थोड़ा लेवल इंक्रीज होगा। अभी लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे 25 देखेंगे। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे भाई। बहुत इजी क्वेश्चन चल रहे हैं आपके पास। ए 35 वोल्ट बैटरी विद नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, ए 35 वोल्ट बैटरी विद नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस है बेसिकली यहाँ पे। ए 50 ओम रजिस्टर एंड 1.25 मिली हेनरी इंडक्टर विद नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन ओपन स्विच इज सडनली क्लोज्ड हाउ लॉन्ग आफ्टर। पहले यहाँ तक देखेंगे क्या बोल रहे हैं। आपको एक 35 वोल्ट का बैटरी दिया गया है जिसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, और वहीं आपको एक 50 ओम रजिस्टर भी दे रखा है, और उसको आपके साथ इंडक्टर भी दिया गया है 1.25 मिली हेनरी का, जिसको सभी को सीरीज में लगाया गया है ओपन स्विच के साथ। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे ऐसा ये बना लेता हूँ एक बार सर्किट, वो कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि स्विच जो है ओपन है, ठीक है भाई। ये कुछ इस तरीके से ये बोला गया है, स्विच जो है वो ओपन है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। विद नेगेटिव ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन ओपन स्विच। स्विच इज सडनली क्लोज, उसके बाद स्विच को सडनली यहाँ से क्लोज कर दिया जा रहा है। उसके बाद आपको पूछा है हाउ लॉन्ग आफ्टर क्लोजिंग द स्विच विल द करंट थ्रो द इंडक्टर रीच 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मतलब कहने का ये है कि इस स्विच के क्लोज करने के बाद या फिर कितने टाइम बाद जो करंट गया है इंडक्टर में से उसका वैल्यू मैक्सिमम का हाफ हो जाएगा। फिर से सुने क्या कह रहा हूँ कि जब स्विच क्लोज करेंगे आप तो उसके कितने टाइम बाद जो करंट इंडक्टर से जाएगा और जो उसका मैक्सिमम वैल्यू है वो उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि कंडक्टर का मैक्सिमम वैल्यू और कितने टाइम बाद वो हाफ हो जाएगा, ये उसने आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है। मतलब यहाँ से I = I0/2 हो जाएगा। और यहाँ पे आप रिलेशन आपको पता ही है कौन सा यूज़ करेंगे, जो वैल्यू है मैक्सिमम करंट का वो क्या आपके पास I = I0 इंटू 1 - एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ RT डिवाइडेड बाई L। बड़ा इजी क्वेश्चन है। अब ये I का वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखा है, I0/2 = I0 1 - एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ RT डिवाइडेड बाई L हो गया। ये इससे कटेगा, 1/2 आ गया मेरे पास, 1 - एक्सपोनेंशियल RT डिवाइडेड बाई L हो गया। क्लियर है, समझ आ गया होगा, बड़ा इजी है। अब इसको आप अगर लोग लेंगे दोनों साइड तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप पूरा टर्म का लोग लेंगे, यहाँ पे 1 - एक्सपोनेंशियल RT बाई L हो गया, ठीक है। अब इसको आप माइनस करेंगे किस तरीके से, यहाँ पे log m/n लगाएंगे, यहाँ पे log m माइनस log n हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप log 1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टर्म बचेगा ये आ जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ RT ln, सॉरी अकेला यहाँ पे RT बाई L आ जाएगा माइनस का, ठीक है भाई। इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा। अब इसका जब लोग लेंगे तो आपके पास यही टर्म बचेगा सिर्फ,
ठीक है। और यहाँ से देखेंगे इसका टर्म भी 0 हो गया, माइनस ऑफ log 2 हो गया, और ये माइनस ऑफ RT/L, ये माइनस से माइनस कटेगा तो ln 2 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई R हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई L हो जाएगा, डिवाइड बाय R हो जाएगा। यही आपको कैलकुलेट करना था। तो बड़ा इजी है क्वेश्चन, कोई भी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। 3 ही स्टेजेस की बात कर रहा है। एक तो आपके पास ये दिया गया सामने, आपके पास एक एट टाइम t = 0 पे ओपन सर्किट की बात करता है, और थर्ड वन इज मैक्सिमम करंट आप जब भी निकालते हैं, और जब भी आपको बात रेट की करता है तो वहाँ आपको di/dt जो है वो कैलकुलेट करना रहता है। सो क्लियर हो गया होगा भाई, बड़े ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। इसका एक और पार्ट है, बी पार्ट, वो भी सेम पार्ट है, इसीलिए नहीं डिस्कस करा गया, बड़ा आप इजीली कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे। थैंक यू।